ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर विजय जैन। नमस्कार। जीवन में कई अवसर आते हैं जहां निर्णय कठोरता के साथ मन पर पत्थर रखकर लेने पड़ते हैं, और हां, लेने ही पड़ते हैं। बिना निर्णय लिए जीवन आगे नहीं बढ़ता। कुछ समय के लिए तकलीफ होती है, लेकिन लंबे समय के लिए देखें तो अपना लाभ ही नजर आएगा। इसलिए कठोर निर्णय लेने से घबराना नहीं है। अब देखिए ना, जब कोरोना की शुरुआत हुई तब हम सब अपने घरों में रहे, लॉकडाउन का पालन किया। सरकार ने समय समय पर जो भी दिशा निर्देश दिए उसका पालन करते रहें। अपने में बहुत संयम और अनुशासन बरता, और इसी का परिणाम है कि भारत कोविड के प्रबंधन के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ, वाहवाही हुई। आज हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोरोना अब समाप्त हो चुका है। अब मामले आ ही नहीं रहे हैं, और आ भी रहे हैं तो इतने माइल्ड हैं कि उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस सोच को बदलने की जरूरत है। महामारी कब भयावह स्वरूप ले ले, ये न तो आप जानते हैं, न हमें पता है, और न ही स्वास्थ्य विशेषज्ञों को इसकी जानकारी है। ऐसे में कोविड नियमों का पालन करते रहिए। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव, और हमारे साथ अब थोड़ी ही देर में जुड़ने वाले हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ। तो आप जहां भी जाएं मास्क लगाएं, साथ ही साथ सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और ये भी बहुत जरूरी है कि सुरक्षित दूरी अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करिए। अगर आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं, आपकी बगल वाली सीट पर कोई बैठा है, तो आप अपने फेस की डायरेक्शन दूसरी तरफ कर लें। बस में भी आप बैठे हैं तो भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। देश के कुछ हिस्से अब भी ऐसे हैं जहां मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, चाहे वो दक्षिण भारत का केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, फिर पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र की बात करें, वहां भी मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या वहां के लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं कमजोरी है, लापरवाही है, जिस कारण मामले बढ़ रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई नया वेरिएंट आता है और आप पहले से कोरोना संक्रमित नहीं हुए हैं, तो उनको ज्यादा खतरा होता है। अगर आपके माँ बाप बुजुर्ग हैं, उनका ध्यान रखिए, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा खतरा होता है कि जब भी कोई नया वेरिएंट आता है या संक्रमण तेजी से बढ़ता है, तो जो लोग पहले से बीमार हैं, जो किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त हैं, उनको संक्रमण होने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे में अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, उन्हें भी कोविड की प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाइए। आप सबको जानकारी पता ही चली गई होगी कि जो प्रिकॉशन डोज है उसकी अवधि 9 महीने से घटाकर अब 6 महीने कर दी गई है। तो अगर आपके दूसरे डोज के बाद 6 महीने पूरे हो गए हैं, तो आप प्रिकॉशन डोज जरूर लीजिए। कार्यक्रम में हमारे साथ आज के स्वास्थ्य विशेषज्ञ जुड़ गए हैं, डॉक्टर विजय जैन। डॉक्टर जैन, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, यानी हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। अगर आप भी कोरोना के साथ साथ हड्डी रोग से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए, 23421764। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं, तो दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना मत भूलिए। डॉक्टर जैन, कार्यक्रम की शुरुआत में हम यही चर्चा कर रहे थे कि देश के कुछ हिस्से अब भी ऐसे हैं जहां मामले बढ़ रहे हैं, चाहे हम बात केरल की करें, तमिलनाडु की करें, या फिर महाराष्ट्र की करें। 10,000 से ऊपर प्रतिदिन संक्रमित होने वाले लोगों का आंकड़ा बना हुआ है। क्या कहेंगे आप? कुछ रिसर्च कहती है कि जुलाई में मामले और बढ़ेंगे, अगस्त में पीक आ सकता है। इन सब के बीच आपकी क्या राय है? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि अगर, और जो रिसर्च के जो मामले आ रहे हैं, मुझे लगता है कि केस अभी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने आपस में घुलना मिलना स्टार्ट कर दिया है, लोग मास्क लगाना भूल गए हैं, या मास्क लगाते हैं तो उसको प्रॉपरली तरीके से फिट नहीं करते हैं। लोगों ने जो प्रिकॉशंस थे, जिनको हम कहते हैं एसएमएस, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, जब तक
लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि केसेस इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। तो ये जरूरी हो जाता है कि लोग जो प्रिकॉशंस हैं, कोविड-19 रिलेटेड प्रिकॉशंस, उनको बहुत ही गंभीर तरीके से फॉलो करें ताकि इस तरीके के मामले आगे ना बढ़े। कार्यक्रम में हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल से हमारे साथ हैं नसीम खान। नसीम जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नसीम जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी नसीम जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बीमारी कब तक चलेगी, कोई फिक्स डेट बता सकता है क्या? डॉक्टर साहब, आपको भविष्य वक्ता की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं और सवाल कर रहे हैं कि कब खत्म होगी ये बीमारी। नहीं खान साहब, ऐसा नहीं है, बीमारी खत्म भी हो जाएगी। जरूरी है कि जैसे मैंने कहा कि हम सभी, जब तक हम सब लोग, हर एक इंसान अगर कोविड के नियमों का पालन सही तरीके से करेगा तो मुझे लगता है कि समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत जरूरी है कि जो प्रिकॉशन डोज, जैसे अभी सरकार ने अभी उसका समय कम कर दिया है, मुझे जरूरी है कि जो लोग भी 60 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं या हेल्थ केयर वर्कर हैं या फ्रंट लाइन वर्कर हैं, वो उस वैक्सीनेशन को लगाएं ताकि उनमें बीमारियां ना हो। ज्यादातर जो मृत्यु की संख्या है वो एल्डरली पॉपुलेशन में देखी गई है, 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों में देखी गई है। तो ऐसा जरूरी है कि सभी लोग सारे जितने भी उपाय बताए गए हैं कोविड-19 से बचने के लिए, अगर उनका पालन करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बीमारी जल्द से जल्द संपूर्ण रूप से खत्म हो जाए। कार्यक्रम में हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। पश्चिम बंगाल से संदीप जी हैं। संदीप, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्कार। पहले आपको धन्यवाद इतना अच्छा कार्यक्रम देने के लिए। बहुत दिनों से मैं सर आपका कार्यक्रम सुन के बहुत नॉलेज मिलता है, और डॉक्टर साहब के भी धन्यवाद। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी जो 9 महीने से कम करके जो 6 महीने के लिए प्रिकॉशन डोज का टाइम पीरियड कर दिया गया है, तो सर इस दौरान अगर किसी को एंटी रेबीज वैक्सीन या टिटेनस का वैक्सीन लिया हुआ है तो फिर क्या वो 3 महीने हो जाने के बाद ही ये ले सकते हैं ना? ये दोनों साथ साथ सर ले सकते हैं? कृपया अगर इसके ऊपर सुझाव दे तो बहुत बढ़िया होता है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी वैक्सीन को लेने के बाद आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। यूजली कहा जाता है अगर आपने कोई किल्ड वैक्सीन ली हुई है तो उसके बाद आप लाइव वैक्सीन ले सकते हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन इसमें इसी तरीका का है, और ये कोविड-19 से रिलेटेड जो प्रिकॉशन डोजेस को आराम से लिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रिकॉशन डोज लेने के लिए तत्परता नहीं दिखा रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट के कहर के बाद जब सभी लोगों के लिए लगभग वैक्सीन की पहल की थी सरकार ने, तब लोगों में बहुत उत्साह था, अब नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि लोगों को उत्साह दिखाना पड़ेगा, और लोगों को उत्साह दिखाना भी चाहिए। आप एक बात समझ लें कि जब डेल्टा वेरिएंट आया था ओमिक्रॉन का, उस समय कितने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लोगों, आम नागरिक के अलावा जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर और जो डॉक्टर्स थे, मैं अभी एक रिसेंट रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें पता चला कि भारत में जो डेल्टा वेव आई थी उसकी वजह से करीब 800 डॉक्टरों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। केवल मेरा मानना यह है कि अगर आप वैक्सीनेशन कराते हैं तो उसमें से एक तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, दूसरा आपको इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है, आपको इन्फेक्शन कम होता है, उससे मॉर्टेलिटी कम होती है, आप कम स्प्रेड करते हैं वायरस को। तो ऐसे में जब आप हेल्थ केयर वर्कर या प्रोफेशनल से मिलते हैं तो आप उनको बीमारी कम ट्रांसफर कर पाते हैं। तो एक तो हमारे, अगर आप प्रॉपरली वैक्सीनेट हो जाएंगे तो हमारे हेल्थ केयर रिसोर्सेज बहुत बचेंगे। राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं वेद प्रकाश। वेद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। मैं दिल्ली से वेद प्रकाश बोल रहा था जी। सर, जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है और हम मास्क लगाते हैं, तो क्या हम नेट वाला भी मास्क लगा सकते हैं? हवा भी क्रॉस हो जाएगी और मास्क भी लगा रहे।
हवा भी क्रॉस हो जाएगी और इसके साथ साथ वायरस भी आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। डॉक्टर जैन इस पर ज्यादा बताएंगे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये मास्क, इस तरीके का कोई मास्क लगाएं जिसमें केवल जाली लगी हो, क्योंकि जो वायरस का पार्टिकल है वो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो आप अगर कोई जाली वाला मास्क लगाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो जाली इतनी सक्षम होगी किसी भी वायरस को रोकने में। तो मुझे लगता है इस तरीके के जो फैंसी मास्क हैं या इस तरीके के जो मास्क आ रहे हैं उनका उपयोग बिल्कुल ना करें। इस नकली फिट मास्क जो आपके नाक और मुंह दोनों को कवर करे, अच्छी तरीके से कवर करे, उसी तरीके का मास्क का उपयोग करें। वेद प्रकाश के साथ साथ बहुत सारे ऐसे श्रोताओं को समझने की जरूरत है कि मास्क कोई फैशन एक्सेसरीज नहीं है कि आप इसको सुंदरता के लिहाज से या मौसम के बदलाव के लिहाज से इसका इस्तेमाल करें। ये कोरोना से बचाव का सुरक्षा कवच है और इसमें जरूरी है कि वायरस आपके शरीर में न पहुंचे। इसलिए डॉक्टर जैन जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि आप ट्रिपल लेयर मास्क पहनिए या फिर N95 मास्क पहनिए। उसको उस ढंग से तैयार किया जाता है कि मास्क के ऊपरी परत पर ही वायरस चिपक कर रह जाए और वो आपके शरीर के अंदर न पहुंचे। आप नॉर्मल सर्जिकल मास्क भी पहन सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन मास्क को पहनने का तरीका जो है, जैसे लोग गले के नीचे उतार लेते हैं या नाक के ऊपर चढ़ा लेते हैं, ऐसा नहीं। नाक और मुंह अच्छी तरीके से कवर होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। राजधानी दिल्ली से एसके पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पांडे जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते। हाँ तो सर, मेरी उम्र 58 साल है जी। अच्छा, तो मेरे सर दाहिने पैर की ना ये जो पंजा होता है इसकी गांठ से सूजी हुई है, तो उससे क्या कारण है, मैं क्या करूँ उसके लिए? जी डॉक्टर साहब, देखिए, जो पंजे की सूजन के बहुत सारे कारण हैं और मुझे नहीं लगता कि इस विषय में मैं आपको बहुत अधिक जानकारी दे पाऊंगा। आपको अगर ये समस्या काफी दिनों से है तो मुझे लगता है कि आप जल्दी से जल्दी किसी अपने आसपास के ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, क्योंकि ऐसी सूजन कभी कभी इन्फेक्शन या ट्यूमर भी हो सकती है। तो आप जितनी जल्दी इसको दिखा के अपना उपचार कराएंगे उतना ही बेहतर होगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर साहब, चूंकि आप हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और जब भी हम ऑर्थोपेडिक्स की बात करते हैं तो एक बहुत ही साधारण सवाल जहन में आता है और बहुत सारे लोग इससे जूझते भी हैं, विटामिन डी की कमी हो गई। अब इस विटामिन डी की कमी के बारे में कहते हैं भाई कि धूप में बैठ जाएं या फिर कुछ विशेष तरह के कैल्शियम के टैबलेट्स खाएं। प्राकृतिक तौर पर विटामिन डी की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, प्राकृतिक तौर पे विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए आप सनलाइट एक बहुत अच्छा सोर्स है जिसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे फूड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम अगर नियमित रूप से जिनका उपयोग करें तो विटामिन डी की कमी पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। अब ये भी सवाल आता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, मतलब डॉक्टर से मिलना, दवाइयां खाना, क्या कोई इसमें सेट दवाइयां हैं या मरीजों के हिसाब से और उनकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं? जी बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। देखिए, विटामिन डी की कमी आजकल काफी लोगों में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप ही विटामिन डी की कोई टैबलेट या कोई इंजेक्शन खुद ही यूज कर लें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने चिकित्सक से आप मिलें और अपने विटामिन डी का ब्लड टेस्ट कराएं। अगर विटामिन डी का ब्लड टेस्ट में आपकी विटामिन डी की मात्रा कम आती है तो आप डॉक्टर की सलाह से टैबलेट ले सकते हैं। अगर ये मात्रा बहुत ही कम है तो डॉक्टर हो सकता है कि कभी कभी वो आपको इंजेक्टेबल फॉर्म ऑफ विटामिन डी आपको प्रिस्क्राइब कर दे। बिल्कुल ठीक। महाराष्ट्र के ठाणे से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, गुरुनाथ। गुरुनाथ जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते। हाँ, डॉक्टर सर को भी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मेरा क्वेश्चन है सर, जो हमारे मतलब WHO ने जो भारत को चेतावनी दे रखी है, जो नया वेरिएंट जो आया हुआ है, ये जो 2.75 और इससे पहले जो BA4 BA5 ये जो यूरोप और यूके और अमेरिका में चल रहा है, तो सर ये WHO मतलब इसके जो पेशेंट है जो हमारे देश में ज्यादातर है क्या?
इसलिए उन्होंने ऐसी चेतावनी दी है। जी डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारा देश जो है एक बहुत ज्यादा आबादी वाला देश है, और अब हमारे देश में जैसे फ्लाइट वगैरह भी काफी ओपन हो गई हैं और विदेशों में फ्लाइट जा रही हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति किसी देश में जाए, वहां पे कोई वेरिएंट हो और वो उसको एक्वायर करके इंडिया में ले आए, और जब वो इंडिया में आएगा तो ऑब्वियसली चांसेस ये हैं कि वो वायरस स्प्रेड हो सकता है। तो WHO एक ऐसी संस्था है जो समय समय पे चेतावनी देकर लोगों को आगाह करता रहता है कि आप पहले से सावधान हो जाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वेरिएंट आ ही गया है। तो अभी कोई ऐसा नया वेरिएंट इंडिया में नहीं आया है। जो पहला वाला जो वेरिएंट है उसी का सब वेरिएंट इस समय इंडिया में इस प्रेजेंट स्टेट में है। कार्यक्रम में हमारे साथ एक नियमित श्रोता जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के बड़ौद से महेश शर्मा जी हैं। महेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। जी नमस्कार जी। और मैं जानना चाहता हूँ जी, गर्मी बहुत है जिसके कारण लोग पूरी तरह मास्क नहीं लगा सकते, और जो है नशा भी करते हैं कुछ लोग बाग। ये बताओ उनसे बचाव के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी। और हमने 3 डोज ले ली हैं और हम सुरक्षित हैं और आपकी बताई हुई बातों का पालन कर रहे हैं पूरी तरह। जी डॉक्टर साहब, देखिए, गर्मी हो या जैसे अभी खुद आनंद जी ने बताया था कि कोई भी ऋतु हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास्क का कोई अल्टरनेट नहीं है। मास्क आपको लगाना ही है। जब भी आप बाहर निकलते हैं, घर के बाहर निकलते हैं, बहुत भीड़ भड़ाव वाले हिस्से में कहीं जाते हैं, और या आप किसी से बाहर मिल रहे हैं, जरूरी यही है कि आप मास्क लगाएं, गर्मी हो या ना हो। दूसरी बात, धूम्रपान जो है एक बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जो लोग ये धूम्रपान करते हैं, मास्क हटाते हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर वो धूम्रपान करना भी चाहते हैं तो एक ऐसे स्पेस में जाके करें जहां पे कोई क्राउड ना हो, और जहां पे वो अगर मास्क ना भी लगाएं तो उनका काम चल जाए। जी हाँ, बिल्कुल। धूम्रपान किसी भी मायने में शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। इससे कई तरह के कैंसर की बीमारियों के साथ और भी समस्याएं होती हैं। इसलिए स्वस्थ जीवन शैली में धूम्रपान को आप स्थान न दें। डॉक्टर साहब, विटामिन डी की कमी की बात कर रहे थे और आप बता रहे थे कि अलग अलग दवाइयां होती हैं, डॉक्टर्स देखकर बताते हैं। खाने पीने में क्या सावधानी बरती जाए ताकि भविष्य में ये समस्या ना हो? देखिए, खाने पीने में जरूरी है कि जो हमारे विटामिन डी रिच फूड्स जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके लिए जो रेड मीट होता है या एग वगैरह, एग योक वगैरह होता है, उसको ले सकते हैं। इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल जो होता है उसमें बहुत ज्यादा विटामिन डी की मात्रा होती है। इसके अलावा अगर सब्जियों में देखा जाए तो मशरूम में कुछ वैरायटी मशरूम की आती हैं, उसमें भी काफी कैल्शियम और विटामिन डी होता है। इसके अलावा पालक एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसको वेजिटेबल है, जिसको लोग ले सकते हैं। जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं, जैसे हमारा ओट है, कॉर्नफ्लेक्स या कुंडवा होता है, पोरेज या रागी जो आजकल होता है, उसका भी सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी और कैल्शियम शरीर में मिल सकता है। विटामिन डी टॉक्सिसिटी क्या होती है डॉक्टर साहब, और इसके कारण क्या हैं, और सबसे पहले तो इसके लक्षण के बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, देखिए, विटामिन डी टॉक्सिसिटी जो है आजकल काफी कॉमन हो रही है। क्या है कि सबको लगता है कि उनके शरीर में विटामिन डी की कमी है, ठीक है, लेकिन क्या है कि हम रोज रेगुलर सन एक्सपोजर भी लेते हैं, पर्याप्त मात्रा में खाना भी खा रहे हैं, तो उससे हमें एक विटामिन डी हमें मिलता रहता है। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको लगता है कि उनका विटामिन डी कम है और वो कम समय में ज्यादा विटामिन डी का कंजम्पशन कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए टैबलेट, या फिर वो इंजेक्शन वगैरह का यूज कर लेते हैं। कभी कभी डॉक्टर्स के मिस प्रिस्क्रिप्शन के कारण, रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन के कारण, या उसके रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के कारण भी बहुत से लोग ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी को
ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे में जब विटामिन डी ज्यादा हो जाता है शरीर में तो उसको हम कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस डी, और उसमें जो शरीर है उसमें हमारा कैल्शियम का लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कैल्शियम के लेवल के बढ़ने की वजह से होती हैं, जैसे लोगों को बार बार उल्टी आना या पेट में दर्द होना या फिर जो है एकदम से लेथार्जी हो जाना या बार बार प्यास लगना या बार बार पेशाब का आना, इस तरीके की समस्याएं लोगों को होने लगती। कुछ लोगों को धीरे धीरे करके स्टोन्स भी डेवलप होने लगते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, ट्रीटमेंट तो यही है कि जब भी कभी आपको विटामिन डी लेने के बाद इस तरीके के अगर सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आप सबसे पहले तो विटामिन डी को बंद कर के लेना। फिर आप अपने डॉक्टर से जब भी सलाह लें तो उनको बता दें कि आप काफी समय से या इतनी डोज आपने विटामिन डी की इतने कम समय में आपने कंज्यूम करी है। वो डॉक्टर को बताने से डॉक्टर को पता चल सकता है कि आपको ये विटामिन डी की वजह से ये लक्षण आ रहे हैं। तो उसके लिए कुछ मेडिकेशंस होते हैं, वो डॉक्टर अपने हिसाब से फिर उसको चला के उसको ठीक कर सकते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ दिल्ली से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मवीर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मवीर जी से हमारा संपर्क टूट गया है यहाँ पर। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि हमने देखा कि कोरोना महामारी से जो लोग संक्रमित हुए उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता रहा। क्या हड्डी रोग विशेषज्ञ के नाते आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि ऑर्थोपेडिक के क्षेत्र में कोरोना महामारी के क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिले? देखिए, ये मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूं कि इसमें जब कोविड होता है तो उसको हम कहते हैं एक्यूट स्टेज। तो उसमें आम लक्षण तो लोगों को पता है कि बुखार आता है, जुकाम हो जाता है, खांसी आने लगती है, लेकिन इसके अलावा थकान, जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में दर्द, ये इस तरीके की ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद जब कोविड खत्म हो जाता है तो कुछ लोगों को पोस्ट कोविड डेवलप हो जाता है। ऐसे पोस्ट कोविड में बहुत से मरीजों को ये थकान जैसी बीमारी या उसके बाद जो हड्डियों में जो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, या कभी कभी अभी देखा गया है कि आजकल लोगों को शोल्डर में बहुत सारे लोगों को दर्द हो रहा है कोविड के बाद, या कभी कभी जो इलाज के दौरान, कोविड के इलाज के दौरान जब हम स्टेरॉइड का यूज करते हैं तो हड्डियां गलने लगती हैं, उसको हम ऑस्टियोनेक्रोसिस कहते हैं। और वो एक बीमारी आजकल बहुत तेजी से उस तरीके के मरीज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें हमें ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड कोविड-19 मैनिफेस्टेशन आजकल ओपीडी में कई तरह के मरीज हमें दिखाते हैं। जी, राजधानी दिल्ली से हरदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आनंद श्रीवास्तव जी। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। आनंद श्रीवास्तव जी, हम आपका प्रोग्राम पिछले 2.5 वर्षों से सुनते आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। काफी ज्ञानवर्धक है। हाँ जी, सवाल पूछिए अपना हरदीप जी। डॉक्टर साहब, हमारा प्रश्न था कि 80-90% लोग मास्क नहीं पहन रहे। क्या कोरोना का खतरा कम हो गया है या फिर जुर्माना भी बंद कर दिया सरकार ने, इसलिए मतलब लोग खतरे नहीं समझते कोरोना को? बिल्कुल, कोरोना बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। कोरोना बिल्कुल हो रहा है लोगों को। देश में इतने सारे केसेस रोज आ रहे हैं। कल भी काफी, अगर आप कल की रिपोर्ट देखें तो करीब 35 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है कोरोना की वजह से। तो कोरोना बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है और हर व्यक्ति को, देश के हर व्यक्ति को, जब तक कोरोना मुक्त नहीं हो जाता देश, तब तक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, ये तीनों चीजों का उपयोग करना ही पड़ेगा और करना चाहिए। सरकार फाइन लगा सकती है, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन अगर हम खुद इतने समझदार हो जाएं, हम खुद इन सब चीजों को अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे, तो
जुर्माने की भी जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, एक और बहुत ही व्यवहारिक सवाल है कि भारत देश में उम्र बढ़ने के साथ बहुत सारे लोगों में घुटने के दर्द की समस्या होने लगती है, जोड़ों में जो समस्या होती है उसके लिए कई तरह के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, कई और घरेलू प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। जो लोग मिडिल एज में हैं या फिर हम जैसे जो युवा हैं, वो क्या प्रोसेस फॉलो करें कि जब उम्र बढ़े तो इस तरह की समस्या ना आए? देखिए, जो घुटनों का दर्द होता है उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं और वो उम्र के साथ सभी को होता है, किसी को कम किसी को ज्यादा। लेकिन हाँ, इसको बचाया जा सकता है, प्रिवेंशन इसका है। प्रिवेंशन के लिए जरूरी है कि अपना वजन रेगुलर ना बढ़ने दें। जो आपके अंदर जो जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उसका सेवन ना करें। अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज को ज्यादा महत्व दें और योग वगैरह करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। जैसे कुछ ज्यादा ओवर यूज एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आपको ज्यादा जीना चढ़ना है या आपको आलती पालती लगा के बैठना है या आपको उकड़ू बैठना है, इस तरीके की एक्टिविटीज को अगर आप अवॉइड करते हैं तो मुझे लगता है कि काफी हद तक आप जो घुटने के दर्द हैं उनसे अपना बचाव कर सकते हैं। धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी दिल्ली से। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मवीर जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो आनंद जी, नमस्कार। जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं धर्मवीर गांधीनगर से। सबसे नमस्कार जी। नमस्कार। तो मुझे जब कम हो जाती है, हड्डियों के अंदर की ग्रीस खत्म हो जाती है, इसको हम शुरू से ही कैसे बनाए रखें और क्या खान पान के बारे में? आनंद जी, इनका क्वेश्चन अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं धर्मवीर जी। जितना मैं सुन पाया, मैं धर्मवीर जी की बात का जवाब देता हूं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है, हम उसका कैसे बचाव कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही प्रश्न है जैसा आपने पहले प्रश्न पूछा था। बहुत जरूरी है कि हम अपने वेट को संतुलित रखें, नियमित रूप से व्यायाम करें, घुटनों को ज्यादा से ज्यादा जो उस तरीके से ब्रिस्क वॉक वगैरह ना करें, ज्यादा जीने ना चढ़ें, ज्यादा हम स्क्वेटिंग ना करें और अपना खान पान अच्छा रखें, संतुलित रखें। तो उससे हम कुछ हद तक अपने घुटनों को आर्थराइटिस होने से बचा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब, समय नहीं है इसलिए अब किसी और विषय पर आपसे चर्चा नहीं हो सकती है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर विजय जैन बता रहे थे कि इस समय कोरोना महामारी से सतर्क रहने की जरूरत है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है, मास्क पहनने की आवश्यकता है, जहां भी जाइए सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करिए और एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपने प्रिकॉशन डोज अब तक नहीं ली है तो जरूर लगवाइए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर विजय जैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।